वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और हम अब कवर करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे बच्चों। और आपके सामने दिखाई दे रहा है इतने सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। जब तक हमें इन सब की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक बच्चों हम लोग जो है आगे के चैप्टर्स में कंफर्टेबली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या समझना है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लास्ट टाइम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको समझा दिए थे, तो मैं उनको भी जल्दी से रिपीट कर देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होता क्या है, तो वो टर्म जिनको समझना कंपलसरी है, जिनको याद करना कंपलसरी है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकाउंट। अगर हमें अकाउंट समझनी है तो पहले हमें किन चीज को समझना पड़ेगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे हिंदी समझने के लिए आ का की आवश्यकता होती थी, इंग्लिश के लिए हमें ABCD, मैथ्स में हमने क्या सीखा था स्टार्टिंग में 1 2 3। तो उसी तरीके से आपका अकाउंट्स का बचपन शुरू हो रहा है तो आपको अकाउंट्स के लिए क्या समझना पड़ेगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से हैं अकाउंट्स में बच्चों, बताओ। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, अराउंड 50 के आसपास टर्म्स है, ज्यादा कम भी चलता है। लेकिन ये बेसिकली अकाउंट्स की भाषा में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है, जो हम अकाउंट्स की भाषा में यूज करते हैं उनको क्या बोला गया है यहाँ पर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये कोई ABCD की तरह नहीं है कि A से Z बिल्कुल सीरियल वाइज चलना है, हमने किसी भी टर्म को हम आगे पीछे समझ सकते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा एक कनेक्शन में समझाऊं सो दैट आपकी लिंकेज भी बने और आप उन चीजों को याद भी कर सको। समझ में आ गया बच्चों। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लाइक क्या है सर, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, बिजनेस क्या है, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर, सेल्स, डेटर्स, सोलवेंट, इंसॉल्वेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग्स वगैरह, इन सब के सारे हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। तो मैं आज आपको लिखवाऊंगा नहीं कुछ भी बच्चों, आप मेरे नोट से कॉपी कर लेना, आपको नोट्स मैंने दिए हुए हैं, आप नोट से देख लेना। बाकी आप जो बच्चे मेरे से लेना चाहते हैं आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हो बच्चों। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के द्वारा किए गए लेन देन, एक्सचेंज रहता है, गुड्स का, सर्विसेज का, मनी के टर्म्स में होती है ट्रांजैक्शन। अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स invested by owner into the business. Capital is considered as a liability for the business due to business strategic concept. Drawings, it is the amount of assets withdrawn by owner for his personal और domestic use. Drawings हमेशा कैपिटल को काउंट करती है। Liabilities का मतलब कर्जा, बिजनेस ने कहीं से लोन लिया है, कहीं से सर्विस उधार लिया, कहीं से सामान उधार लिया है, वो liabilities है। Liabilities हमारे पास कई तरीके की है, लॉन्ग टर्म liabilities, करंट liabilities, कंटीजेंट liabilities। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जिसको हमें पेड बैक करना होता है आफ्टर 1 ईयर या फिर आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल। और करंट लायबिलिटीज का मतलब वो लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पेड बैक विद इन अ ईयर। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जिसकी आज की डेट में नील बुक वैल्यू है बट जो फ्यूचर में राइज हो सकती है बाय हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एसेट्स कोई भी ऐसी चीज जिस पर हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट दे, जिसकी मनी वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, ये सब क्या होते हैं हमारी एसेट्स। एसेट्स कई तरीके की है, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, व्हाट इज टेंजिबल, व्हिच कैन बी टच्ड, व्हिच कैन बी सीन, व्हिच हैव अ फिजिकल एक्सेस, इंटेंजिबल व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, व्हिच कैन नॉट बी सीन, व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सेस। बेसिक सॉफ्टवेयर, रेसिपीज, फार्मूलाज, ये सब इंटेंजिबल है। फिक्टिशियस एसेट्स नकली एसेट्स होती है जिसको कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है। करंट एसेट्स कौन सी एसेट जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में, जो ऑलरेडी किसकी टर्म्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की टर्म। एक्सपेंडिचर समझाया था, एक्सपेंडिचर जो हमने अमाउंट स्पेंड करा है, लायबिलिटी इनकर्ड करी है, किस चीज के लिए, किसी एसेट के लिए या किसी एक्सपेंसेस के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पैसा खर्च किया बिल्डिंग को खरीदने के लिए, मशीन को खरीदने के लिए, जो हमने एक बार इनकर्ड कर दिया बट बेनिफिट हमें कैसे दे रहा है, लॉन्ग पीरियड के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो साल में बार-बार इनकर्ड होता है, जो हमें बेनिफिट भी किसके लिए देता है, शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार खर्चा कर दिया लेकिन बेनिफिट्स हमें कैसे मिलता रहेगा, लॉन्ग पीरियड तक के। समझ में आ गया बच्चों। तो हमारे को क्लियर हो चुका है, ठीक है सर, नो इश्यू। अब हम आगे की डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स विथड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। ओनर बिजनेस से कोई सामान निकाले, बिजनेस से कोई चीजें निकाले, उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्राइंग्स। लायबिलिटीज हमारे सर पे कर्ज होना, बिजनेस के सर पे कर्ज होना, इट इज द अमाउंट ओव्ड, ये वो पैसा है जो बिजनेस ने उधार लिया है, जिसकी वजह से बिजनेस के सर पे कर्ज आया है। कर्ज किसी भी वजह से आना, चाहे लोन लेने की वजह से, चाहे सामान उधार लेने की वजह से, चाहे सर्विसेज उधार लेने की वजह से। समझ में आ गया। लायबिलिटीज हमारे पास बेसिकली 3 तरीके की हैं। एक नॉन करंट लायबिलिटीज, बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पे बैक आफ्टर 1 ईयर,
वो कर्जा जिसको हम 1 साल बाद पे करते हैं या फिर जो जनरली ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे किया जाता है। अभी आप एक साल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, वो कर्जा आज मैंने लोन लिया, इसको मैं 1 साल बाद पे करूंगा, तो वो बेसिकली मेरी कौन से बड़ा कर्जा, बड़े कर्जे को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कौन सी है बताओ सारे बच्चे, वो लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पे बैक, वो लायबिलिटीज जिसको हमने कब पे करना होता है, विद इन अ ईयर, जिसको हमने विद इन अ ईयर या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जिस लायबिलिटी को मुझे पे करना होता है, उसको प्यारे बच्चों हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। आई होप समझ आ गई होगी बातें, जी सर, नो प्रॉब्लम। जब हम आगे की डिस्कशन करते हैं, एक कंटीजेंट लायबिलिटी भी होती है। एक कौन सी लायबिलिटी और होती है, कंटीजेंट। अब कंटीजेंट लायबिलिटी वैसे मैं बाद में डिटेल में समझा दूंगा या मेरी वीडियो वगैरह देख लेना। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिसकी आज की डेट में नील बुक वैल्यू है, जिसकी आज की डेट में नील बुक वैल्यू है, बट जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है बाय हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज, जो किसी घटना पर आधारित है। जैसे कि आप लोग मेरे पास पढ़ाई करी, पूरे साल आपने मेरे पास पढ़ा, मैंने आपको पूरा सिलेबस कराया, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन जब आपका पेपर आया तो आपके पेपर में जो मैंने आपको करवाया उसमें से 30-40% आया। अब आप में सारे बच्चे मेरे पास आ गए, सर हमारी फीस वापस करो। मैंने कहा भाई फीस क्यों वापस करो, मैंने तो आपको पढ़ाया है, मैंने तो आपको सर्विसेज दी है, जो आपका सीबीएसई का सिलेबस था वो मैंने कवर कराया है, तो मैं आपको पैसे किस बात के वापस करूं। बच्चा कहता सर जो आपने पढ़ाया वो तो आया नहीं। अब तुम मेरे से अपना क्लेम मांग रहे हो, तुम कह रहे हो कि मेरे को फीस हमारी वापस करो और मैं उसे अपना कर्जा नहीं, मैंने कहा मैं नहीं देने वाला, पैसे वापस जो करना है कर लो तुम, क्योंकि मैंने आपको सर्विसेज क्या कर दी है, रेंडर कर दी है। अब आप में से एक बच्चा पहुंच गया कोर्ट में, कहां पहुंच गया बच्चों बताओ, कोर्ट में। कह रहा ठीक है भाई कोई बात नहीं सर, मिलते हैं आपसे कोर्ट में। फिर अब तुम सारे बच्चे उसके साथ मिल गए और तुम कोर्ट में पहुंच गए। तो आज की डेट में मेरे सर पे कोई कर्जा नहीं है, आज की डेट में मेरे सर पे कोई कर्जा नहीं है, लेकिन अगर मैं कोर्ट केस हार गया, लेकिन अगर मैं कोर्ट केस क्या हो गया, हार गया, तो बताओ सारे बच्चे, तो मुझे क्या करना पड़ जाएगा, आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, नहीं देने पड़ जाएंगे। उसको हम बोलते हैं क्लेम अगेंस्ट द कंपनी व्हिच इज नॉट एक्नॉलेज्ड बाय हर। आप मेरे से कुछ पैसा मांग रहे हो, क्लेम कर रहे हो, लेकिन मैं उसे अपना कर्जा नहीं। एक दूसरा एग्जांपल ये है कि आप लोगों को पैसों की जरूरत है, आपने बोला सर कहीं से पैसे दिलवा दो, मैंने कहा भाई मेरे पे नहीं है पैसे, वैसे मैं नहीं दे सकता आपको पैसा, आप मेरे पास ही आए पहले पैसे लेने। मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं पैसे, आप कह रहे हो सर कहीं बाहर से दिलवा दो, तो मैंने आपको अपने दोस्त से पैसे दिलवा दी। कौन से पैसे दिलवा दिए, अपने दोस्त से। अब मेरा दोस्त कह रहा संजय भाई मैं नहीं जानता इन बच्चों को, मैं नहीं जानता, मैं तेरे को जानता हूँ, मैं तेरे ब्याह पर क्या कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। मेरा दोस्त क्या कह रहा है कि संजय भाई मैं पैसे तेरे बिहाफ पर पे कर रहा हूँ। तो बच्चों बताओ, आज तुमने लोन ले लिया उससे, तुम्हारे सर पे कर्जा है, उसने लोन दे दिया, उसके लिए एसेट्स है, बट बीच में तो मैं हूं, मेरे लिए कोई कर्जा नहीं है आज की डेट में। लेकिन बताओ कल को अगर तुमने पैसे नहीं दिए, बताओ फटाफट, कल को अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो वो बताओ तुम्हें पकड़ेगा मुझे पकड़ेगा, मेरे को पकड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कर रखी, गारंटी दे रखी है। तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी के, जो जिसके आज की डेट में नील बुक वैल्यू है, आज की डेट में कोई कर्जा नहीं है, पर जो फ्यूचर में किसी घटना पर आधारित। अब फ्यूचर में अगर तुमने पैसे दे दिए तो वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, बोलो भाई, लेकिन अगर फ्यूचर में तुमने उसको पैसे नहीं दिए, समझ में आ गया, तो वो लायबिलिटी कौन सी, कंटीजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है, कंटीजेंट। एसेट सभी बच्चों को पता है, कोई भी ऐसी चीज जिस पे हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें क्या करे, बेनिफिट्स दे, और जिसकी क्या हो, मनी वैल्यू हो, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स जो हमने लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदी है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल खरीदी है, जो हम किस लिए खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। जवाब दो बेटा। देखो जैसे यहाँ पर पंखा है, वैक्यूम है, कंप्यूटर है, चेयर्स है, बोर्ड है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स को उसने डिवाइड कर दिया है फिक्स एसेट्स में, और फिक्स एसेट्स फिर फर्दर किस में जा चुकी है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। बताइए व्हाट इज टेंजिबल, बताया था आप लोगों को, व्हिच कैन बी टच्ड, व्हिच कैन बी सीन, व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है बच्चों, का लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कौन सी एसेट्स हैं, टेंजिबल। व्हाट इज इंटेंजिबल, व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसमें गुडविल आ जाता है, पेटेंट्स आ जाते हैं, रेसिपी आ जाती है, फॉर्मूले आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ जाते हैं। करंट एसेट्स
करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो हमने खरीदी है, किस लिए खरीदी है, शॉर्ट पीरियड के लिए, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एंड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। इसको हम चाहते हैं फटाफट बिक जाए, कैश में क्या हो जाए, कन्वर्ट। जो हम चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, कैश में या फिर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गया? या जो ऑलरेडी किसकी फॉर्म में है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में है, वो भी हमारी कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, वीआर, ये सब हमारी क्या है, करंट एसेट्स। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट्स? तो फिक्टिशियस एसेट्स नकली एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स नकली एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू 0 होती है, जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, धीरे धीरे बड़े होगे तब समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखो कि नकली एसेट्स है, इन्हें कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, ये डेबिट बैलेंस होने की वजह से किताबों में पढ़ी है, ये अनरिटर्न ऑफ बैलेंसेस होते हैं लॉस का। जैसे कि कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये सब। रिसीप्ट्स कोई बड़ी बात नहीं है, बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, व्हाटएवर अमाउंट वी आर गोइंग टू रिसीव इट इज टर्म्ड एज रिसीप्ट्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे जो पैसा मिल रहा है वो रिसीप्ट्स बन जाएगी। रिसीप्ट दो तरीके की है, एक रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। व्हाट इज रिवेन्यू रिसीप्ट? आपको पढ़ा के जो पैसा मिलेगा, गला फाड़ के जो पैसा मिलेगा, गला फाड़ने का मतलब सर्विसेज देना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो फिर आपसे जो पैसा मिल रहा है दैट इज माय रेवेन्यू रिसीप्ट। लेकिन मैंने कहीं से लोन ले लिया, मैंने कहीं से क्या ले लिया, लोन, मैंने कोई मशीन भी बेच दी, तो वो कौन सी रिसीप्ट्स बन जाएगी, कैपिटल रिसीप्ट्स। आई होप समझ में आ रही है बातें, जवाब दो। एक्सपेंडिचर होता है जो हमने पैसा खर्च किया है या जो हमने लायबिलिटी इनकर्ड करी है। पैसा खर्च करना या लायबिलिटी इनकर्ड करना किसी भी चीज के लिए, किसी एसेट्स के लिए, किसी एक्सपेंसेस के लिए, किसी सर्विस के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंडिचर। क्या बोल देते हैं हम, एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि मैंने बिल्डिंग परचेज करने पे पैसा खर्च करा है, दैट इज आल्सो माय एक्सपेंडिचर। मैंने रेंट पे करने पे पैसा खर्च किया है, दैट इज आल्सो माय एक्सपेंडिचर। अब वो बात अलग है कि एक्सपेंडिचर 3 तरीके का है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। व्हाट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो साल में बार-बार होता है, सुनो ध्यान से, वो खर्चा जो साल में बार-बार होता रहता है, जो बेनिफिट भी शॉर्ट पीरियड के लिए देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम हर महीने रेंट देते हैं, हर महीने सैलरी पे करते हैं, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, तो ये खर्चे कौन से हमारे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हमारी एसेट बनती है या लायबिलिटी कम होती है। मैंने मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, या फिर ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो खर्चे जो साल में बार-बार नहीं, एक बार इनकर्ड कर दिया तो हमें उसका बेनिफिट भी कैसे मिलता रहेगा, लॉन्ग पीरियड। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई? पढ़ना पड़ता है बच्चों, बड़े बच्चे हो गए, ध्यान रखना। चीजें माइंड में स्टोर तब होंगी जब बार-बार जाके रिवाइज करोगे, एकदम से कुछ भी स्टोर नहीं होता। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो मैंने इनकर्ड कर दिया एक बार, लेकिन उसका बेनिफिट धीरे-धीरे मिलेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जिसको मैंने इनकर्ड एक बार कर दिया, बट जिसका बेनिफिट हमें धीरे-धीरे मिलेगा। जैसे मैंने एक हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, 5 लाख रुपए लगा दिए। अब एडवर्टाइजमेंट जो मैंने करा है उसमें 5 लाख तो लग गए, लेकिन बेनिफिट इसी साल नहीं मिलेगा। मान लो उसका बेनिफिट मिलेगा मुझे 5 सालों तक, तो मैं हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में धीरे धीरे लेके जाऊंगा। 5 लाख डिवाइड बाय 10, हर साल कितना लेकर जाऊंगा, 50 हजार रुपए। कितने लेकर जाऊंगा मैं, 50। या मैंने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग पे खर्चा करवाया बच्चों, अब हमारा स्टाफ इनएफिशिएंट है, स्टाफ को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने क्या करा, बाहर से बंदे आए, मैंने उनको स्टाफ की ट्रेनिंग करवा दी। ट्रेनिंग कराने मेरे 1 लाख रुपए लग गए। अब बताओ मेरा स्टाफ मेरे साथ 2 दिन के लिए काम करे, लंबे पीरियड तक काम करेगा? तो जब तक मेरा स्टाफ काम करेगा तो वो जो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है दैट विल बी चार्ज इन दैट पीरियड। समझ में आ गया? जब तक स्टाफ मेरा क्या करेगा, काम करेगा। तो इस तरीके के खर्चों को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा, वो चीज जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, जो हमने पैसा पे करा है कोई सर्विस लेने के लिए, कोई गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए। समझ में आ गई? इसमें हम या फिर नॉन कैश भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। ठीक है सर। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों वैसे तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मैंने अभी से 4 महीने का रेंट एडवांस पे कर दिया, बेनिफिट नहीं दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब
वो खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दिए जिसका भी बेनिफिट नहीं लिया। प्रीपेड एडवांस में पेमेंट कर देना, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी एक्सपेंस नहीं होते हैं, वो हमारी एसेट होती है, वो हमारी क्या होती है, एसेट्स। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? नाम से पता चल रहा है, आउटस्टैंडिंग बकाया खर्चे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, बकाया, जिसका बेनिफिट ले लिया, जिसका क्या ले लिया, बेनिफिट, बट जिसके भी पेमेंट नहीं करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में इनका ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे और आगे चलता ही रहेगा। इनकम, व्हाट इज इनकम? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो, आपको इनकम मिल जाएगी। समझ में आ गया? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट होता है बेसिकली हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज है उससे हम कमाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाकर कमा रहा हूं, देखो पढ़ाकर जो मैं आपसे पैसा कमा रहा हूँ, ये भी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाकर बेसिकली बिजनेस की एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट होगा। इनकम में हमारे पास प्रॉफिट भी आ जाता है, उसके अलावा अदर इनकम भी आ जाती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाकर कमाऊंगा तो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस घटा दिया, प्रॉफिट। लेकिन मान लो मेरे पास कोई चीज है, मैंने इस हॉल को मैं महीने में 4 दिन रेंट पे देता हूँ किसी एनजीओ को, तो वो एनजीओ मुझे 2000 रुपए दे देती है, तो वो मेरी बिजनेस की नहीं है, मैंने बिजनेस के प्रीमाइसेस को यूज, अदर इनकम कमा रहा हूँ, मैंने कोई एसेट बेचकर प्रॉफिट कमा लिया। तो जो इनकम है, इनकम के अंदर बिजनेस का प्रॉफिट भी आएगा और बिजनेस के अलावा जो अदर प्रॉफिट्स है वो भी आ जाएंगे। गेन, गेन आप सब बच्चों को मैंने समझाया था। व्हाट इज गेन? गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर, एक ऐसा प्रॉफिट जो रोज रोज नहीं होता है। समझ में आ गया? मैंने बिल्डिंग बेचकर प्रॉफिट कमा लिया, लैंड बेचकर प्रॉफिट कमा लिया। लॉस, लॉस तो भैया सीधी सी बात है, जब बिजनेस के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू होता नहीं है, तो हम लॉस हो जाते हैं। जब हम अपनी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस सिचुएशन में किस में चले आते हैं, लॉस। समझ में आ गई? लॉस क्या कर देता है, कैपिटल को कम कर देता है, और प्रॉफिट क्या कर देता है, कैपिटल को बढ़ा देता है। सारे प्रॉफिट और लॉस किसको बिलोंग करते हैं, जल्दी से बताओ। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉस आर ऑलवेज बिलोंग्स टू ओनर, क्योंकि ओनर ही वो बंदा है जो क्या करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस के क्या करता है, रिस्क। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ही बात ही है, क्योंकि ओनर जो पैसा लगाता है वो भी तो क्या होती है, कैपिटल। प्रॉफिट होता है तो वो भी कहां जाना है, कैपिटल में ऐड होना है, और लॉस भी कहां जानी है, कैपिटल में से माइनस होनी है। परचेजेस, अब मुझे बता दीजिए परचेजेस क्या है, फटाफट दिखाओ जी किताब। इसके बाद हम अगला टर्म पकड़ते हैं। हाँ, परचेजेस चल रहा था, बताइए परचेजेस क्या होता है। तो परचेजेस एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम अकाउंट्स में यूज करते हैं टू परचेज ऑफ गुड्स। व्हेनेवर गुड्स आर परचेज वी ऑलवेज ओपन परचेजेस अकाउंट। परचेजेस कितने तरीके की है, 2। कौन कौन से, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। व्हाट इज कैश परचेज? हमने दूसरे वाले दो, कैश परचेज हमने सामान खरीदा और हैंड टू हैंड क्या कर दी, पेमेंट, विद इन टाइम पेमेंट कर दी है, उसको बोलते हैं कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज क्या होती है बताओ, हमने सामान खरीदा और पेमेंट हम एक लेटर डेट पर करेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेडिट परचेज। अच्छा बताओ, इधर देखो सारे बच्चे, मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस जिन लोगों से उधार सामान खरीदता है क्या बोलते हैं हम उन्हें, क्रेडिटर। बिजनेस जिन लोगों से उधार सामान खरीदता है उन्हें क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं, लायबिलिटीज। क्या होती है, लायबिलिटीज। बताइए कौन सी लायबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज, जल्दी से बताओ। करंट लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। चलो सर, इसके बाद हम आगे जैसे ही चलते हैं तो परचेज रिटर्न एक टर्म है। व्हाट इज परचेज रिटर्न? जो हमने सामान खरीदा था और हम खरीदा हुआ माल वापस कर देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, परचेज रिटर्न। बताइए परचेज रिटर्न का दूसरा नाम, बता बेटा क्या होता है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम? शाबाश, डेबिट नोट, सुन लो इनकी बात। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम होता है, रिटर्न आउटवर्ड। डेबिट नोट तो हम इशू करते हैं परचेज रिटर्न के लिए। सेल्स क्या होता है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज सेल्स? तो सेल्स एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम अकाउंट्स में यूज करते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स। व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड वी ऑलवेज ओपन कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने तरीके का है, सेल्स कितने तरीके की है, 2। कैश सेल, क्रेडिट सेल। सामान सेल करा, हैंड टू हैंड पैसा आ गया, कैश सेल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आ गया, विद इन जो हमारा टाइम लिमिट था उसके अंदर पैसा आ गया, कैश सेल। क्रेडिट सेल क्या होता है, सामान सेल करा और पैसा कब आ रहा है, बोलो पैसा कब आ रहा है, लेटर डेट पर, पैसा ऑन द स्पॉट नहीं मिल रहा। अच्छा, क्रेडिट सेल करने से क्या बनते हैं, डेटर। बिजनेस जिन लोगों को उधार सामान बेचता है, उधार सर्विसेज देता है,
उनसे हमने क्या करने होते हैं, पैसे लेने होते हैं, तो वो लोग हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर। बताइए सेल्स रिटर्न क्या होती है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स रिटर्न? बिका हुआ माल वापस आना। बिका हुआ माल वापस क्यों आ जाता है? रीजन में भी एनीथिंग, लाइक सर सामान वापस क्यों आ गया, क्योंकि सर सामान क्या लेट डिलीवरी हुई है, डिफेक्टिव गुड्स है, समझ में आ गया, कस्टमर को हमारा सामान पसंद नहीं आया। अच्छा बताओ सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न। तो आपसे एमसीक्यू में ये सब चीजें पूछ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज, ये सब ऐसे आपसे क्या कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी बच्चों, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जी सर, नो प्रॉब्लम, आगे की डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चों, लेटर्स वगैरह क्लियर हो गए? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास एक अकाउंटिंग टर्म है, कौन सा टर्म है? सेल्स हो गया सर, ठीक है, सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल वापस आ जाना, उसको हम बोल देते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है सर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक वर्ड दे रखा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली कंपनी अकाउंट्स में हम इसको यूज करते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तीन चीजें आ जाती है, सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और सेल ऑफ स्क्रैप। तो बच्चों रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की हम सेल्स के लिए ही बेसिकली वर्ड क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब अगर हमारे सेल गुड्स की सेल कर रहे हैं या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं या फिर जो हमारे पास गुड्स बनाते हुए कोई पार्ट वगैरह भी बच रहा है, स्क्रैप बच रही है, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स की, जब हम अकाउंटिंग करेंगे। 11th क्लास में जो आपको बेसिकली अकाउंटिंग करनी है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की करनी है। और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब एक ऐसा बिजनेस जहां पर एक सिंगल ओनर क्या करता है, बिजनेस को चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, गुड्स आपको मैं 10 बार समझा चुका हूँ। गुड्स फिजिकल आइटम्स होते हैं, व्हिच कैन बी टच्ड, व्हिच कैन बी सीन, व्हिच हैव अ फिजिकल एक्जिस्टेंस। जो एक बिजनेस खरीदता है या तो तैयार माल बनाने के लिए या फिर उनको सीधा क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, गुड्स। तो गुड्स अगर हम सीधा सामान खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए तो गुड्स हमारे स्टॉक इन ट्रेड भी बन जाते हैं। और अगर हम रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं तो दे आर आल्सो गुड्स। ठीक है, क्योंकि सर वो भी तो फिनिश प्रोडक्ट होकर बिकने वाले हैं, स्टॉक। अच्छा जी चलो, स्टॉक वर्ड आ गया है तो स्टॉक आप लोगों ने काफी बच्चों ने सुना भी नहीं है। स्टॉक बेसिकली इन्वेंटरी बोल देते हैं। स्टॉक का मतलब कि हमारी क्वांटिटी, कोई सामान हमारे पास कितने का पड़ा हुआ है, ये एक तरीके से है। स्टॉक का मतलब हम ये कहते हैं कि दुकान में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस में कितनी वैल्यू का, कितनी क्वांटिटी का सामान पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक। अब स्टॉक हमारे पास कई तरीके का है, एक ओपनिंग स्टॉक है और एक क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है और एक क्लोजिंग। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? जो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास पड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको ओल्ड बिजनेस में ही देखने को मिलेगा, न्यू बिजनेस में कभी भी ओपनिंग स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास साल के एंड में सामान बच गया। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो बिजनेस की लाइफ होती है, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करा जाता है, डिवाइड करा जाता है और उन छोटे छोटे पार्ट्स का फिर रिजल्ट्स निकालते हैं। वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो जनरली एक साल के रहते हैं। अब जैसे संजय क्लासेस 2008 में स्टार्ट हुआ, अब 2021 चल रहा है, 13 साल हो चुके हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जब बंद होगा तभी रिजल्ट निकालेंगे, ऐसा नहीं है। हर साल क्या करा जाता है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, रिजल्ट्स वगैरह निकाला जाता है। तो ये जो हमें हर साल रिजल्ट्स निकालने के लिए बोला है, ये हमें किसने बोला है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया तो अब आपका रिजल्ट सीधा 12th के बाद नहीं आ रहा है, आपका फर्स्ट क्लास के बाद रिजल्ट आया, सेकंड के बाद आया, थर्ड के बाद आया, फोर्थ के बाद आया। तो जिससे आप अपने रिजल्ट्स को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अकाउंटेंट को भी हर साल अपना रिजल्ट्स, अपने बिजनेस का रिजल्ट्स क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। वो हर साल वही प्रोसेस फॉलो करता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। तो बच्चों अब जब वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जैसे अब 1 अप्रैल 21 हमारा स्टार्टिंग है, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 22 को क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो 1 अप्रैल 21 को जो सामान पड़ा हुआ है हमारी फैक्ट्री के अंदर, हमारे बिजनेस में जो सामान अनसोल्ड पड़ा हुआ है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और जो 31 मार्च 22 को, जो सामान बच गया, भाई मान लीजिए मेरा टी शर्ट बेचने का बिजनेस है,
अब कस्टमर को थोड़ी इस बात से मतलब है कि 31 मार्च 22 से इसका सारा सामान खरीद लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है बच्चों। मेरी दुकान में सामान भरा हुआ है, मान लेते 1000 टी शर्ट्स है, अब मेरी तो डेली बेसिस पर सेल चल रही है, 31 मार्च 22 तक 800 टी शर्ट सेल हो पाए। कितनी टी शर्ट सेल हो पाई? 800। तो 31 मार्च 22 को कितनी टी शर्ट्स बच गई है? 200। तो जो 200 टी शर्ट्स बच गई हैं, व्हाट इज दिस? दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया? और ये स्टॉक किसी भी चीज का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल, इट कैन बी ऑफ WIP एंड इट कैन बी ऑफ फिनिश्ड, जो कि मैंने आपको समझाया था। रॉ मटेरियल का मतलब जिस पर अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, जो प्रोसेसिंग होकर तैयार माल बनेगा वो रॉ मटेरियल। WIP का मतलब जिस पर वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पर कुछ परसेंटेज काम हो चुका है और कुछ परसेंटेज काम होना बाकी है। एंड फिनिश प्रोडक्ट का मतलब विच इज कंप्लीट या विच इज रेडी फॉर सेल, जो बिकने के लिए। समझ में आ गया? तो जब दुकान में सामान लास्ट में बच रहा है तो हो सकता है रॉ मटेरियल भी पड़ा रहे, हो सकता है WIP भी पड़ा रहे और हो सकता है फिनिश। ऐसा आपके घर में भी रहता है बच्चों। अब मान लीजिए आपके घर में आप अकाउंटिंग जो ईयर क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को देखो आपकी कनस्तर में कुछ ना कुछ सामान पड़ा होगा। जो आटा है व्हाइट वाला आटा, फ्रिज में WIP भी पड़ा हो सकता है, गूंदा हुआ आटा भी पड़ा रह सकता है, रोटियां भी बच सकती है। समझ में आ रहा है? जस्ट एक एग्जांपल दिया जा रहा है। तो बच्चों आप लोगों को इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए बार बार। और अब प्लीज मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि सर ये चैप्टर दोबारा कभी कराएंगे, दोबारा कुछ भी नहीं होगा। अब रिवीजन होएगी तो आगे आने वाले चैप्टर्स की रिवीजन होगी, rather than इसी चैप्टर को मैं कराता। समझ में आ गया? पहले 5 क्लासेस में करा, 4 में करा, 6 में करा, जैसे भी करा। अब हम इसको आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे या 40 मिनट में पूरा चैप्टर हमारा कवर हो। 22 मिनट के अंदर हम 22 टर्म अपने कवर कर चुके हैं। तो दैट इज द पावर कि हम डे बाय डे अपने टाइम को कम कर रहे हैं। समझ में आ गया? कंटेंट ज्यादा कर रहे हैं, टाइम कम कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आ जाती है, डेटर आ जाता है और एक VR। डेटर वो लोग जिन्हें हम उधार सामान दे रहे हैं और जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, उधार सर्विसेज दे रहे हैं और जिनसे हमने क्या करने हैं, पैसे। डेटर हमारी कौन सी एसेट्स होती है? करंट एसेट्स। डेटर को किस नाम से और जानते हैं? वो डेट। डेटर को किस नाम से जानते हैं? वो डेट। कई बार हम डेटर्स के ऊपर VR बना देते हैं, कई बार हम डेटर्स के ऊपर क्या करते हैं? VR। हम कहते हैं कि भाई तेरे को उधार सामान बेच दिया, ठीक है भाई, लेकिन मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं एक कागज का एक पे लिख के दे रहा हूँ कि मैंने तेरे को सामान बेचा है, तू मुझे एक्सेप्टेंस दे। तो वो बंदा क्या करता है, मुझे साइन करके देता है और कहता है कि हाँ मैं 3 महीने बाद तेरे को पैसे। तो वो जो एक कागज का टुकड़ा है जिसके थ्रू मुझे क्या होगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? VR। व्हाट इज VR? तो VR बेसिकली एक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम फ्यूचर में क्या होगा, हमें पैसा मिलने वाला है। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? जी सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं, बताओ 2 चीजें क्या क्या आ जाती हैं? क्रेडिटर्स आ जाते हैं और एक बिल्स पेबल। एक क्या आता है? क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। VR आपके लिए एक नया वर्ड है, बिल्स रिसीवेबल। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, एक ऐसा पेपर, एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसको देख के हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में पैसा मिलना है, उसको हम क्या बोल देते हैं? बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ गया? क्योंकि बच्चों मैंने किसी को उधार सामान बेचा है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो मैं उससे एक एक्सेप्टेंस ले रहा हूँ, उसको कागज के टुकड़े पर लिखवा कर ले रहा हूँ कि भाई तू मेरे को पैसे दे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा प्रमाणित होता है। पूरा चैप्टर आएगा, वहां पर पढ़ेंगे। चैप्टर का क्या नाम रहेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर का क्या नाम रहेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। आगे की डिस्कशन करते हैं। बट स्टेट पेबल, स्टेट पेबल के अंदर 2 चीजें आ रही हैं, क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स आप सभी बच्चों को पता है, मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस जिन लोगों से उधार सामान खरीदता है या फिर उधार सर्विसेज लेता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रेडिटर्स। क्या बोल देते हैं? अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बताओ। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने जिससे उधार सामान खरीदा है, ठीक है सर, वो मुझे कह रहा है, भाई मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है कि तू मुझे पैसा दे देगा टाइम से। कह रहा है तू मुझे लिख कर दे, एक्सेप्टेंस दे। तो वो मेरे ऊपर एक कागज का टुकड़ा बना रहा है, मैं उसको एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, मैं साइन करके दे रहा हूँ कि यस मैं तेरे को पैसा 3 महीने बाद वापस कर दे। वो जो कागज का टुकड़ा है मेरे लिए क्या है? बिल्स पेपर। वो मेरे लिए क्या है? बिल्स पेपर। क्योंकि मुझे उसके थ्रू फ्यूचर में क्या करने हैं? पैसे देने हैं। और उसके लिए क्या है वो कागज का टुकड़ा? बताओ। बिल्स। क्योंकि उसको उस कागज के थ्रू फ्यूचर में क्या होगा? पैसे। समझ रहे हैं? अब देखो ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में सेट नहीं है बच्चों, तो फिर आप समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है लाइफ में।
उसके अलावा कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की, किसी भी आइटम को बनाने के लिए जो उस पर पैसा खर्च होता है, दैट इज टर्म्ड एज कॉस्ट। कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? लागत। क्या बोलते हैं हम कॉस्ट को? लागत। मान लीजिए मेरा टी शर्ट्स बनाने का बिजनेस है, मैं टी शर्ट्स बना रहा हूँ, तो टी शर्ट्स को बनाने में जो मेरा पैसा खर्च हो रहा है, जो मैं अमाउंट कस्टमर पर शिफ्ट कर सकता हूँ, दैट इज कॉस्ट। समझ में आ गया? इसमें डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह, ये सब चीजें हम ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज द अमाउंट और एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल प्रोडक्ट। अरे वाउचर, सर वाउचर तो आपने ऐसे ही बता रखा है। व्हाट इज वाउचर? वाउचर इज एन एविडेंस। किस चीज का एविडेंस? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। एग्जांपल्स ऑफ वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट्स। अब एक बच्चे ने फीस सबमिट कराई, मैंने बोला मेरे से रिसीप्ट ले लेना, तो जैसे उसको रिसीप्ट मिल जाएगी तो उसके लिए क्या है? वाउचर। जवाब दो बच्चों। घर पे जाके प्रूफ दिखा देगा, मैंने फीस क्या करा दी? सबमिट। मैंने पेट्रोल डलवाया, मैंने भैया पर्ची दे दो, तो पर्ची जो है वो क्या बन जाती है? वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यस, की बिजनेस ट्रांजैक्शन मेरी हो गई है। डिस्काउंट, व्हाट इज डिस्काउंट? एनी टाइप ऑफ रिडक्शन, any type of reduction in the price of goods or services is termed as discount. अब आपने बोला सर आपकी फीस ज्यादा है, प्लीज डिस्काउंट कर दीजिए। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में से बहुत यूज करते हो, हर जगह जाते हो, डिस्काउंट मांगते हो। तो डिस्काउंट का क्या मतलब है? आप ज्यादा पैसा देना चाह रहे हो या कम पैसा देना चाह रहे हो? कम पैसा। समझ में आ गया? तो एनी टाइप ऑफ रिडक्शन, जो कस्टमर को रिडक्शन दी जाती है। अब देखो डिस्काउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस किसी को डिस्काउंट दे भी सकता है और बिजनेस को डिस्काउंट मिल भी सकता है। इधर देखो सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो, मैं बिजनेस हूँ तो मुझे कहीं से डिस्काउंट मिल भी सकता है और मैं किसी को दे भी सकता हूँ। मैं तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूँ, इधर देख लो, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? सर्विसेज। तुम मेरे क्या हो? कस्टमर। या मैं सामान सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको सामान सेल कर रहा हूँ, आप कह रहे हो सर डिस्काउंट दे दो, आपकी फीस 1000 रुपए, आप कह रहे हो सर 900 रुपए ले लो, तो मैंने आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो जब बिजनेस कस्टमर को डिस्काउंट देता है, यानी कि सेल के टाइम, तो बिजनेस क्या करेगा? सेल करेगा, तभी तो डिस्काउंट की बात आएगी। बोलो वाला डिस्काउंट कौन सा बनेगा? डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेगा? क्या बनेगा वो? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट देना, डिस्काउंट अलाउड। हमारा क्या बनेगा? एक्सपेंसेस। क्या बनेगा? एक्सपेंसेस। और मैंने सप्लायर से सामान खरीदा, बोलो मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने कहा भैया डिस्काउंट दे दो, मैं उससे डिस्काउंट मांग रहा हूँ, तो वो मुझे क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। आप दीजिए बेटा। तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या बन जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बन जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई मैं भी तो किसी से सामान खरीद रहा हूँ, मैं भी तो उसके लिए कस्टमर हूँ, मैं उसको बोलूंगा भाई डिस्काउंट दे दे। एक डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अपनी मर्जी से डिस्काउंट दिया जाता है, कोई कंपल्सरी नहीं होता डिस्काउंट देना। मार्केट को ध्यान में रखते हुए डिस्काउंट की पॉलिसी बनाई जाती है। तो डिस्काउंट अलाउड करना एक एक्सपेंसेस है, ना कि लॉस है। क्या है? एक्सपेंस। लॉस वो होता है जो हम चाहते नहीं है, हो जाता है, वो होता है लॉस। और एक्सपेंस क्या होता है? जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ कर दे रहे हो भैया। समझ में आ गया नहीं आएगी? ठीक है सर। तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। दोनों P&L में चले आते हैं। वैसे हमारे पास दो तरीके का डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है और एक ट्रेड डिस्काउंट है। एक कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। और एक कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो हमें टाइम से पेमेंट करने से मिलता है या हम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। इधर देख लो सारे बच्चे, मैंने बोला 5 तारीख से पहले फीस सबमिट करो, आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। विद इन टाइम, कस्टमर जब टाइम से पैसे जमा करा दे या हमें टाइम से पेमेंट करने या मिलने से जो हम डिस्काउंट देते हैं या मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में शो किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं है। बट इस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदने की वजह से। किसकी वजह से सामान डिस्काउंट मिलता है हमें? आप सैनिक की दुकान पे गए, भैया एक रजिस्टर चाहिए, कहता है 50 का। आप तुरंत बोलते हो भैया 1 दर्जन चाहिए, कहता है 45 का पड़ जाएगा। बात आगे, समस्या नहीं आगे। अब बताओ पहले रजिस्टर 50 का था, 50 गुना में 12 कितने रुपए का पड़ रहा था? 600। अब आपको 45 गुना में 12 जो है 60 रुपए का मोटा मोटा डिस्काउंट मिल गया, तो कितने? 540 का पड़ गया। तो 60 रुपए का डिस्काउंट आपको टाइम से पेमेंट करने की वजह से नहीं मिला है, वो 60 रुपए डिस्काउंट किस वजह से मिला है? लार्ज क्वांटिटी। तो जब आप लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं होता। बैड डेट्स बता रहे, बैड डेट्स की बात है सर,
पहले सोलवेंट समझाओ, उसके बाद इंसॉल्वेंट समझाओ, फिर बैड डेट समझाओ, फिर बैड डेट्स रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन कह रहा है नहीं आप बैड डेट समझ लो, हम सोलवेंट इंसॉल्वेंट बाद में देखते रहेंगे। कोई बात नहीं, बताओ व्हाट इज बैड डेट्स? अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। डेटर को मैंने क्या करा था, उधार सामान बेचा था, उधार सर्विस दी थी, उससे पैसे लेने गया और उसने क्या कर दिया, पैसे देने से मना। ये जो बैड डेट्स है वो मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया, चाहता नहीं था लेकिन बैड डेट्स मेरा क्या बन जाता है, लॉस। किस चीज का लॉस है? बिजनेस का लॉस है, इसलिए वो कहां चले जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बैलेंस शीट बताइए, व्हाट इज बैलेंस शीट? Balance sheet is a statement of assets and liabilities. Assets, liabilities, capital which shows the financial position. जो क्या शो करती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, शो करती है। बुक वैल्यू, कोई भी आइटम, कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटीज, कोई भी एक्सपेंस मेरी किताबों में किस वैल्यू पर पड़ा हुआ है, किस वैल्यू पर मैंने उसको बुक में दिखाया हुआ है, दैट इज टर्म्ड एज बुक वैल्यू। बोलो बच्चों। The amount at which an item appear in the books of accounts or financial statements. Books of accounts, तो books of accounts वो किताबें हम यूज कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए। The record or books in which financial transactions are recorded and maintained. तो books of accounts के अंदर कैश बुक आ रहा है, बैंक बुक आ रहा है, जर्नल वगैरह आ रही है। Cost of goods sold, जो आपने सामान बेचा है, जो आपने सामान क्या करा है, बेचा है, उसकी लागत क्या है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो एक कॉस्ट होती है जो हमने सामान बनाया उसमें कितनी लागत आई है, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा सामान बिक गया है उसकी क्या लागत है। क्रेडिट डेबिट आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। क्रेडिट एक अकाउंट का राइट हैंड साइड पार्ट होता है, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, और ये इटालियन वर्ड क्रेडिटो से डिराइव हुआ है। जब कभी भी हम अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री डालते हैं तो ये कहा जाता है अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब कभी भी हम अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हैं तो ये कहा जाता है अकाउंट इज डेबिट। डेबिट क्या होता है, वही लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट। जवाब दो प्यारे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज टर्म्ड एज डेबिट। ये इटालियन वर्ड डेबिटो से डिराइव हुआ है। जब हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हैं तो ये कहा जाता है अकाउंट इज डेबिट। समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं, स्पेशली फिक्स एसेट्स को, तो यूज करने से, पैसेज ऑफ टाइम से, ऑब्सोलेसेंस से, या नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंट से, किसी भी वजह से मेरी जो एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, क्या आती है बच्चों बताओ, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन। अब ये लैपटॉप रखा हुआ है, देखो इस पे धूल मिट्टी वगैरह जा रही है, वेबकैम यूज हो रहा है, धूल मिट्टी है, तो ऐसे इसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम इसको यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या आती है, गिरावट। उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास को हम हिंदी में इंग्लिश डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश का मतलब मुझे किसी को देना नहीं होता। जैसे रेंट मेरा कौन सा एक्सपेंस है, कैश। बंदा आ रहा है, भाई रेंट दे, मैं डेप्रिसिएशन किसको दूंगा, किसी को कैश आउट ऑफ पॉकेट नहीं होता, जेब से पैसा नहीं जाता उसमें। एंटिटी, एंटिटी आप मेरे मुंह से कई बार सुन चुके हो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी। संजय क्लासेस एक सेपरेट एंटिटी है, संजय सर एक अलग। तो एंटिटी का मतलब बिजनेस, यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो किस नाम से चल रहा है, दैट इज एंटिटी। समझ में आगे नहीं आ गया? तो एंटिटी मींस इकोनॉमिक यूनिट्स जो परफॉर्म कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, सेल कर सके, परचेज कर सके, एग्रीमेंट कर सके। जैसे रिलायंस एंटिटी है, मारुति एंटिटी है, संजय क्लासेस एंटिटी है। संजय क्लासेस का अपना करंट अकाउंट है, पता है आप लोगों को? जी सर। तो आप संजय क्लासेस के सीधा बैंक में क्या कर सकते हो, पैसे जाओ। तो संजय क्लासेस एक सेपरेट एंटिटी और वो भी रजिस्टर्ड एंटिटी है। दिस इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज वगैरह सब कुछ। एंट्री बताइए, एंट्री सर सब बता रखा है आपने। When a transaction or event is entered, किसमें एंटर करी जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में, then it becomes the entry। इवेंट क्या होती है, what is event? Event is the result of transaction, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, that is it। ठीक है सर। इंसॉल्वेंट, when a person, the person or business who is not in a position to clear their debts, वो व्यक्ति, वो बिजनेस जो अपना कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बताओ क्या है यार, कैसी बात कर रहा है? वो व्यक्ति जो बिजनेस में क्या करता है, पैसा लगाता है, जो बिजनेस के रिस्क उठाता है और जिससे बिजनेस का क्या मिलना होता है, उसको हम बोल देते हैं प्रोप्राइटर। और
और पार्टनरशिप बिजनेस में यही प्रोप्राइटर किसका रूप ले लेता है, पार्टनर का। कंपनी में ये क्या बन जाता है, शेयर होल्डर। क्या बन जाता है, शेयर होल्डर। देखो रिबेट बेसिकली क्या होता है, रिबेट मैंने आपको सामान बेच दिया, अब सामान बेचने के बाद आप मेरे से कुछ रिबेट मांग रहे हो, मतलब डिस्काउंट होता है सामान बिकने से पहले, यानी कि सेल होने से पहले या सेल के टाइम पर डिस्काउंट की डिस्कशन होती है। रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट ही है, एक तरीके की डिडक्शन ही है जो कस्टमर जनरली कम मांगता है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल, सामान सेल हो चुका है, अब मैंने ये किताब सेल कर दी, मैं एक स्टेशनरी शॉप में मैंने बुक सेल कर दी, इस बच्चे ने घर जाके देखा और उसने देखा एक चैप्टर है नहीं इसमें, तो गायब है। या फिर आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कई बार पेज क्या रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। जवाब दो बेटा, पेज उल्टे सीधे रहते हैं। और तुम क्या करते हो, फिर इसको ले जाकर दुकानदार के पास पहुंच जाते हो, क्या तो भैया ये क्या पकड़ा दिया आपने, तो किताब क्या है, बेकार है। तो ऐसे में बताओ वो जो दुकानदार है वो आपको क्या ऑफर करता है, वो एक रिबेट देता है। क्या देता है वो, रिबेट। कहता है चल यार तेरे 50 रुपए कम, क्या कर देता हूँ मैं, 50। तो तुम भी क्या कहते हो, चल ठीक है 50 कम हो गए, अगर 2 4 10 पेज खराब है किसी की फोटो सेट से काम चला लेंगे। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? तो वो एक तरीके की रिबेट होती है, ठीक है बच्चों। तो रिबेट एक रिडक्शन है प्राइस अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। तो डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब सेल हो रही है या सेल से पहले, लेकिन रिबेट कब होती है, सामान बिकेगा। ठीक है बच्चों। Stating differently, rebate is offered and allowed on sale completed in the past. It is allowed for the reason other than for the state. Discount is allowed, for example, discount allowed because of poor quality of goods. Because of poor quality of goods. Solvent का मतलब अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अपना पैसा टाइम से चुका सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बुक में खाली 39 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, जिसको मैंने 1 बाय 1 सब कुछ समझा दिया और मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट मैंने वीडियो कब से स्टार्ट करी थी, कौन से टर्म से स्टार्ट करी थी सर? मुझे लगता है इसके बाद शायद हो गया होगा, बट फिर भी मैंने जल्दी से आपको बता दिए। इसका एक एग्जांपल गिवन है, इसको आप पढ़ लेना, समझ में आएगा, काफी कुछ आपको थोड़ा लॉजिक बन जाएगा इस एग्जांपल में, जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और साथ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेने हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैं कुछ बातें और बता देता हूँ जो मैं जनरली बच्चों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कराता हूँ। जैसे कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज टर्म्ड एज रिकॉर्डिंग। फिर इसके बाद एक जर्नल होता है, व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, दैट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद मैं बताता हूँ जर्नल फिर 8 तरीके की हो जाती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, बीआर, बीपी, जर्नल प्रॉपर, फॉर्म लास्ट को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। उसके अलावा जब हम डिस्कशन करते हैं तो सर जर्नल के बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस एट अ सिंगल प्लेस, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लासिफिकेशन। फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव टू ओपन वेरियस अकाउंट्स, और जिस किताब में हम वेरियस अकाउंट्स ओपन करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? लेजर। क्या बोल देते हैं? लेजर। तो लेजर इज अ बुक इन व्हिच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आगे बात? उसके बाद समरी बनाते हैं हम। समराइजेशन के लिए हम क्या क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे लेजर बैलेंसेस को दिखाया जाता है, डेबिट, क्रेडिट सब। तो ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट रहती है जिसमें सभी अकाउंट्स का समराइज्ड बैलेंस शो किया जाता है। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? which shows the gross profit और gross loss, जो मोटा मोटा प्रॉफिट और मोटा मोटा लॉस लिखा है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? which shows the net profit और net loss। समझ में आ गया नहीं आ गया? उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज की, जो क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो जनरली हम ये सारी बातें कवर करके चलते हैं। इसके अंदर एक आधा प्रिंसिपल भी हम देख लेते हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा दिया। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। जितनी भी हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है? बिजनेस, ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनर। चैप्टर 3 की बातें हैं। ठीक है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंट्स खाली उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर किसी ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो अकाउंट्स उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते नहीं, 2 से कम नहीं हो सकते। जैसे कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। जैसे मैंने मशीनरी परचेज करी कैश में, तो मेरे पास मशीनरी आ गई और कैश चला, मशीनरी आ गई कैश चला। समझ में आ गया? अच्छा,
तो मैंने 42 मिनट्स के अंदर आपको पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स काफी अच्छे से रिवाइज कराया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने आपको करा दी। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार पढ़िए, मेरे नोट्स वगैरह देख लीजिए और मेरी डिटेल वीडियोस भी पढ़िए, उनसे जाकर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक तरीके की रिविजनरी वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश करा कि आपके सारे टर्म्स को जितना जल्दी हो सके, मतलब क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, बट बाकी आपको पढ़ने से ही चीजें याद आएंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई बच्चा कॉल वगैरह नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये चैप्टर पूरा चैप्टर डिटेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।